बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप? सब ठीक हैं, खैरियत से हैं? अच्छा अच्छा पढ़ रहे हैं? जी, आज बेटा हमने चैप्टर 13 जो है उसके एमसीक्यूज करेंगे हम इंशाल्लाह। और चैप्टर 13 को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें से जो फर्स्ट पोर्शन है उसको हम आज डिस्कस करेंगे, और जो सेकंड पोर्शन है उसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो चलें, बगैर टाइम वेस्ट किए हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। और ये है जी आपका टॉपिक आज का, जो आप स्क्रीन पर इस वक्त मेरे बिल्कुल साइड पर देख रहे हैं। बेटा, आज हम जो एमसीक्यूज करेंगे उनमें टोटल 5 टॉपिक्स हैं। एक, इलेक्ट्रिक करंट, सोर्सेज ऑफ करंट, इफेक्ट्स ऑफ करंट, ओहम्स लॉ, एंड resistivity and its dependence on temperature। तो बिल्कुल पहले की तरह आपको ये सारा कुछ करने के लिए आपको जो नॉलेज होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? आपको इनसे रिलेटेड जो फॉर्मूले हैं वो पता होने चाहिए। चले बढ़ते हैं अपने एमसीक्यूज की तरफ। सबसे पहले आपका इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर। तो इसका बड़ा सिंपल सा आंसर है लूजली बाउंड। ये जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बड़ा लूजली बाउंड होते हैं, उनको फ्री करने के लिए थोड़ी सी एनर्जी चाहिए होती है, जो अमूमन रूम टेम्परेचर पर मिल जाती है। इस वजह से ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एक एटम से दूसरे एटम की तरफ फ्रीली मूव कर सकते हैं। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, टू मेंटेन अ स्टेडी करंट इन अ वायर देयर शुड बी अ करंट सॉरी देयर शुड बी अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। ओहम्स लॉ भी हमें ये कहता है कि अगर हम कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस को फॉलो करें तो पोटेंशियल और करंट में लीनियर रिलेशन होता है। इसके अलावा भी हमें वैसे ही पता होना चाहिए कि अगर हम चाहते हैं कि करंट फ्लो करे तो उसके लिए जाहिर बात है वायर के दोनों किनारों पे एक साइड पर हाई पोटेंशियल और दूसरी साइड पर लो पोटेंशियल होगा, तो फिर ही चार्जेस फ्लो करेंगे। और ये काम हम कैसे करते हैं? किसी डीसी सोर्स की मदद से। यानी वायर का एक टर्मिनल हम बैटरी के पॉजिटिव से और दूसरा टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट कर देते हैं। इसके बाद है 1 × 10⁻⁷ इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू अ वायर इन 1 माइक्रोसेकेंड। करंट इन द वायर इज। अब आप जानते हैं करंट का फॉर्मूला होता है टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब इसमें उसने हम जानते हैं चार्ज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय टाइम हो गया। अच्छा, अब आप क्या करें? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसने बता दिए हैं 1 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁷, सॉरी 1 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁷, और चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन क्या होगा? 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻⁹ डिवाइडेड बाय टाइम। और टाइम उसने बताया 1 माइक्रोसेकेंड। माइक्रोसेकेंड का मतलब है 10⁻⁻⁻6। अब देखें, ऊपर आपके पास सिर्फ बच गया है 1.6, 10⁻⁻19 और +7 हो जाएगा ये वाला, और नीचे वाला जो -6 है ये ऊपर आएगा तो ये भी +6 हो जाएगा, और हमारे पास बन जाएगा 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻, आपके पास आ जाएगा -6। 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻6, और यहां पर आपको ये ऑप्शन नंबर ए नजर आ रही है। बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? बैटरी मूव अ चार्ज ऑफ 40 कूलम अराउंड अ सर्किट एट कांस्टेंट रेट इन 20 सेकंड, द करंट विल बी। अब उसने चार्ज भी बता दिया, टाइम भी बता दिया। ये तो ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। सिंपल, आप चार्ज को टाइम से डिवाइड करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 40 डिवाइड बाई 30, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास सॉरी कैंसिल करेंगे तो आपके पास 2 एम्पियर आंसर आ जाएगा। इसके बाद है जी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 10⁻⁻⁻⁷
मीटर पर सेकेंड। अच्छा, एक बात माइंड में रखें कि अगर हमने मेटेलिक वायर को, किसी कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट नहीं किया हुआ, तो फिर तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो किलो मेगा मीटर पर सेकंड में होती है। लेकिन अगर आप बैटरी से कनेक्ट कर दें तो फिर इसकी वैल्यू रिड्यूस हो जाती है और फिर ये हो जाती है 10⁻³ मीटर पर सेकंड। ये जब आप वो वाला टॉपिक देखेंगे तो फिर आपको ज्यादा अच्छे से इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया या क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इन अ यूनिट टाइम। तो ये असल में वो करंट की डेफिनेशन दे रहा है जिसका मैथमेटिकल रिलेशन है चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। यानी हम कहते हैं कि अगर किसी वायर के किसी गिवन क्रॉस सेक्शन के अंदर से यूनिट टाइम में डेल्टा क्यू चार्ज गुजरे तो इसको हम क्या बोलेंगे? करंट। उसके बाद सोर्स ऑफ करंट, सोलर सेल्स प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम लाइट एनर्जी। सोलर सेल जो है ये बेसिकली क्या करता है? सनलाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 2 है करंट फ्लोज इन द गैसेज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस। जो गैसेज हैं उनमें चार्ज कैरियर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव आयंस। अगर आप मेटेलिक कंडक्टर्स की बात करते हैं तो फिर सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और अगर आप लिक्विड की बात करते हैं तो फिर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस, फिर दोनों होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है डायनामो कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये डायनामो जो है ये जनरेटर के अंदर लगा होता है। आपने अक्सर सुना होगा कि जनरेटर का डायनामो खराब हो गया या उसको कोई प्रॉब्लम हो गई, फिर हम मैकेनिकल उसको उसको वर्क करवाते हैं किसी मैकेनिक के पास ले जाकर। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है जी इन गैसेस द चार्ज कैरियर्स आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस। ये पहले भी आपको भी बता चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 3 इफेक्ट्स ऑफ करंट, हीट प्रोड्यूस्ड बाय करंट आई इन अ रेजिस्टेंस आर ड्यूरिंग द टाइम टी इज। अच्छा बेटा, ये जो है ये इस टॉपिक में लिखा भी हुआ है, लेकिन अगर आपको ना भी याद आए फिर भी हमने एक पावर डिसिपेशन वाला टॉपिक पढ़ा था जिससे हमने पावर का ये एक फॉर्मूला पढ़ा था I²R। अब हम जानते हैं कि पावर इज इक्वल टू एनर्जी या हीट एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो फिर क्या होगा? फिर आप क्या करेंगे? आप नीचे वाला जो टाइम है उसको राइट हैंड साइड पे ले जाकर मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आ जाएगा हीट एनर्जी इज इक्वल टू I²R। क्वेश्चन है जो ऊपर था। क्वेश्चन नंबर 3 हीट जनरेटेड बाय अ 40 वॉट बल्ब इन 1 आवर। अब देखें फर्स्ट ईयर में भी हमने पावर का एक बेसिक सिंपल फॉर्मूला पढ़ा था, वर्क डन पर यूनिट टाइम या एनर्जी डिसिपेटेड या एनर्जी एब्जॉर्ब पर यूनिट टाइम या हीट पर यूनिट टाइम। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। यहां से जो हीट एनर्जी है वो आपके पास आ जाएगी पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम, और ये हमारे पास आ जाएगा पावर कितनी है 40 वॉट और टाइम है 1 और। वॉट का मतलब होता है जूल्स पर सेकेंड और 1 और का मतलब है 3600 सेकेंड। ये सेकेंड इस सेकेंड से कैंसिल हो गया और जब आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जूल्स में आंसर आ जाएगा 144,000 जूल्स। तो इस तरह से आपका ये आंसर होगा डी ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है जी, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है 3 रेजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 1 ओम आर कनेक्टेड टू फॉर्म अ ट्रायंगल रेजिस्टेंस बिटवीन एनी टू टर्मिनल्स। तो ये बड़ा मजे का क्वेश्चन है, देखें इसको आप किस तरह करेंगे। फर्स्ट करें आपने 3 रेजिस्टर लगाए इस तरह से कि आपके पास एक ट्रायंगल बन जाए। इस तरह ये सामने आप देख रहे हैं और इन तीनों रेजिस्टर्स की जो वैल्यू है वो 1 ओम ईच है। फिर वो कह रहा है कि कोई दो टर्मिनल्स के दरमियान इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करें। अब आप क्या करेंगे? आपने फर्ज करें ये वाले दो टर्मिनल्स जो हैं जिनको मैंने ग्रीन डॉट लगाया है, आपने इनको चूज कर लिया। अब अगर आप यहां पर देखें तो ये वाले दो रेजिस्टर का एक है ये सीरीज में बिहेव कर रहे हैं। जब आप इनको सीरीज में सॉल्व करेंगे तो हम जानते हैं कि सीरीज में जो रेजिस्टेंस होती है
तो इनकी जो इक्विवेलेंट है वो हो जाएगी 2। फिर आप इमेजिन करें कि ये वाला 2 और नीचे वाला 1, नीचे वाला पहले 1 मौजूद है, ऊपर ये 2 आ गया। आप इस 2 को इस तरह से इमेजिन कर सकते हैं। अब आप देखें, अब ये क्या सिचुएशन है। अब इसमें दोनों रजिस्टर जो हैं ये आपस में पैरेलल बिहेव कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इन दोनों के अक्रॉस जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। पैरेलल कॉम्बिनेशन की पहचान क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो। यानी अगर मैं इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान अगर बैटरी लगाता हूं तो पॉइंट ए पर सेम हाई पोटेंशियल फर्ज करें मिलता है और पॉइंट बी पर सेम लो पोटेंशियल मिलता है, तो हम कह सकते हैं कि दोनों रेजिस्टर्स को एक जैसा पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है। और अगर दोनों रेजिस्टर्स को एक जैसा पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है तो इसका मतलब है ये दोनों पैरेलल में है। और हम जानते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। अगर दो रेजिस्टर पैरेलल हों तो उनको सॉल्व करने का शॉर्टकट फॉर्मूला क्या है? ऊपर मल्टीप्लाई करें और नीचे ऐड करें। अब इनको आप ऊपर मल्टीप्लाई करें 1 इंटू 2 और नीचे आप ऐड कर दें 1 प्लस 2, ये आपके पास बन जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 3। इस तरह से ये आपकी ऑप्शन बी बन रही है। इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें वो कह रहा है द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज। अब इसका आंसर बनेगा 1/r। इस तरह से ओहम लॉ को अगर हम देखें तो उसकी स्टेटमेंट के मुताबिक हम कहते हैं कि करंट इज लीनियरली रिलेटेड विद पोटेंशियल डिफरेंस, यानी इसमें करंट डिपेंडेंट है और पोटेंशियल डिफरेंस इंडिपेंडेंट है। यानी पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यूज हम खुद चेंज करेंगे और करंट की वैल्यूज को उसके मुताबिक देखेंगे। जब आप यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करें तो जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आता है वो आता है 1/r, जिसको आप अगर रीअरेंज करें तो फिर r दूसरी तरफ चला जाता है, आपके पास ये एक रिलेशन बन जाता है। तो इसको याद रखें, दिस इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इन ओहम्स लॉ। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है 1 ओहम इज डिफाइंड एज वोल्ट पर एम्पेयर। ये कैसे आएगा? ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला था V/I। ये आपके पास फिर इसका बनेगा वोल्ट पर एम्पेयर। तो 1 ओहम जो है ये रेजिस्टेंस कैसा यूनिट है? 1 ओहम इज वोल्ट पर एम्पेयर। ओहम्स लॉ इज इक्वल टू, पहले ऊपर लिखा है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओहम्स लॉ इज पोटेंशियल के दरमियान लीनियर रिलेशन है। और एक बात ये याद रखें, जब भी दो क्वांटिटीज के दरमियान लीनियर रिलेशन हो तो उनका ग्राफ हमेशा इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन आता है। एक बात याद रखें, डायरेक्ट रिलेशन और लीनियर रिलेशन में थोड़ा सा ये डिफरेंस है कि डायरेक्ट रिलेशन अगर आप सिर्फ डायरेक्ट रिलेशन कहें तो उसका मतलब ये होता है कि एक क्वांटिटी बढ़ने से दूसरी बढ़ेगी और एक के कम करने से दूसरी कम होगी। बट लीनियर रिलेशन का मतलब ये है कि जितना आप एक क्वांटिटी को बढ़ाएंगे दूसरी क्वांटिटी भी उतना ही बढ़ेगी। दिस इज लीनियर रिलेशन। और लीनियर रिलेशन का जो ग्राफ है दैट इज ऑलवेज इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है जी अ सोर्स ऑफ 10 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस अ 5 ओहम वायर, द करंट थ्रू द वायर इज। तो ये बड़ा सिंपल है, ये आपके पास ओहम लॉ की एप्लीकेशन है। I इज इक्वल टू V/R। यहां से आपके पास V आ गया 10 और R आ गया 5, आपके पास करंट आ जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 7 में एक डायग्राम बनी हुई है और वो कह रहे हैं कि इस पूरे सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है वो आप फाइंड करें। अब इसमें सबसे पहले आप देखें इन दो पॉइंट्स के दरमियान ये वाले जो दो रेजिस्टर हैं इनका पाथ सेम है। इसका मतलब है ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 40 ऐड करके इनका हो गया 40। उसके बाद जो पहले से 30 किलो ओहम, तो ये किलो ओहम में आंसर आएगा 40 किलो ओहम। और जो 30 है वो वैसे का वैसा मैंने उधर रखा हुआ है 30 किलो ओहम। और इनके साथ बैटरी लगी हुई है और उसकी पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है? 2 वोल्ट। ठीक है जी। अब आप देखें 30 और 40 ये दोनों आपस में पैरेलल में है। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया
कि पैरेलल में इक्विवेलेंट जो है उसका फॉर्मूला होता है। वैसे रेसिप्रोकल वाले फॉर्मूले होते हैं जो आपने पढ़े हुए हैं, लेकिन उनको एलसीएम लेने के बाद उल्टा के मैंने फाइनल इस फॉर्म में लिख लिया। आर बार इक्वल है 40, R2 30 डिवाइड बाय 40 प्लस 30। अब ये किलो में आंसर आ रहा है, ये बात ध्यान में रखिएगा। ऊपर भी 40 किलो है, 2 दफा किलो है ना ऊपर, तो किलो किलो से मल्टीप्लाई हो गया। नीचे चूंकि ऐड हो रहे हैं तो इसलिए सिर्फ 1 ही किलो आएगा नीचे, तो ये वाला 1 किलो इस किलो से कैंसिल हो गया। ऊपर आप देखें 40 को 30 से मल्टीप्लाई करें तो बनेगा 1200। उसके बाद 40 में 30 को ऐड करें तो बनेगा 70, और साथ 1 किलो बाकी था, तो यहाँ पे किलो आ गया, ये इससे कैंसिल हो गया। 120 डिवाइडेड बाय 7 किलो ओहम, ये तो रेजिस्टेंस आ गया। लेकिन हमने चूंकि करंट निकालना था, तो करंट किसके इक्वल आएगा, P ओवर R इक्वलेंट। पोटेंशियल की वैल्यू है 2 वोल्ट और रेजिस्टेंस की वैल्यू आई है 120 डिवाइडेड बाय 7 किलो। अब ये 7 ऊपर चला गया, जब ये 7 ऊपर जाएगा तो ये उस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और किलो तो नीचे ही था, सॉरी, किलो को आप नीचे ही लिखेंगे। ये किलो इधर ही है, इसको इससे खत्म करें, ये बन जाएगा 7 डिवाइड बाय 60 इंटू 1000। ठीक है जी। अब आप देखते हैं करंट की वैल्यूज क्या आ रही है। करंट उसने मिली एम्पेयर में बताया है, तो ये बड़ा सिंपल है। आप देखें ये एम्पेयर में आंसर आ रहा है 7 डिवाइडेड बाय 60। 1/1000 जो है इसका मतलब होता है मिली, यानी 1/1000, इसकी जगह आप मिली लिख लें तो आपके पास आ जाएगा 7/60 मिली एम्पेयर। 7/60 मिली एम्पेयर, ये आपका पार्ट बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है जी, टू वायर्स ऑफ रेजिस्टेंसेस R1 and R2 are connected in series. If R1 is greater than R2, then heating would be more in R1. इसका आंसर किस तरह है ये देखें। बेटा एक बात याद रखें कि पावर डिसिपेशन के आपने 2 फॉर्मूले पढ़े हुए हैं, एक ये वाला और एक आपने पढ़ा ये वाला। तो जब हम सीरीज कॉम्बिनेशन में जो कंपोनेंट्स हैं उनको आपस में कंपेयर करेंगे तो फिर हम ये वाला करंट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ये बात याद रखें। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल वाला जो फॉर्मूला है वो यूज करेंगे। अब चूंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है तो इसलिए करंट सेम हो गया। जब करंट सेम हो जाएगा तो इसका मतलब है पावर डिसिपेशन इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द रेजिस्टेंस। अब जो सीरीज कॉम्बिनेशन में बड़ा रेजिस्टर है उसके थ्रू ज्यादा पावर डिसिपेट करेगी या ज्यादा हीट डिसिपेट करेगी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है अ स्टूडेंट हैज 5 रेजिस्टेंसेस ईच ऑफ वैल्यू 1/5 ohm, द मिनिमम रेजिस्टेंस दैट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय कंबाइनिंग देम इन पैरेलल। देखिए आप जानते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस बढ़ती है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में कमी आती है, तो इसलिए हम यहाँ पर पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। दूसरी बात ये कि टोटल जो रेजिस्टेंसेस की तादाद है दैट इज 5 और एक की वैल्यू है 1/5। तो बेटा एक बात याद रखें, अगर एक जैसे रेजिस्टर जिनकी तादाद है n नंबर ऑफ इक्वल रेजिस्टर, अगर इनको आपने पैरेलल में लगाया हुआ है तो इक्विवेलेंट का आंसर आएगा एक रेजिस्टर की वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। ये फॉर्मूला आप याद रखें पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। तो इसका मतलब है एक रेजिस्टर की रेजिस्टेंस है 1/5 और इनकी तादाद भी 5 है। ये नीचे वाला 5 जब ऊपर आएगा तो ऊपर आकर ये उलट जाएगा और ये 1/5 हो जाएगा।
और इस तरह से आपका आंसर आएगा 1/25 यानी बीटा। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है 1 ओहम इज इक्वल टू, ये पहले रिपीट हुआ है, वोल्ट पर एम्पेयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन टू रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ये फॉर्मूला अभी मैं यूज भी कर चुका हूं। वैसे ये फॉर्मूला कहां से आया है? ये उस बेसिक फॉर्मूला से आया है जो हमने याद किया हुआ है। जब आप इसका एलसीएम लेंगे R1 R2 R2 प्लस R1, ये 1/RE का आंसर आ गया। जब आप रेसिप्रोकल करेंगे तो RE आपके पास आ जाएगा R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ये फॉर्मूला ऊपर मैं यूज भी कर चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहे हैं व्हेन अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R इज कट इनटू टू इक्वल पार्ट्स इट्स रेजिस्टेंस बिकम्स R/2। व्हाट हैपेंस टू रेजिस्टिविटी? एक बात याद रखें, रेजिस्टेंस जो है ये मटेरियल पे भी डिपेंड करती है। रेजिस्टेंस जो है ये लेंथ पे भी डिपेंड करती है, एरिया पे भी डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे भी। बट रेजिस्टिविटी जो है, या जिसे आप स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं, रेजिस्टिविटी सिर्फ मटेरियल पे यानी नेचर ऑफ मटेरियल पे या टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो अब चूंकि यहाँ पे एक ही मटेरियल की वायर को दो हिस्सों में कट किया है, तो सो रेजिस्टिविटी वुड रिमेन सेम। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस ऑब्टेन्ड बाय कनेक्टिंग 50 रेजिस्टेंसेस ईच ऑफ 1/4 ओम। ये भी सेम वैसा ही क्वेश्चन है। उसकी ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, मैंने अभी आपको बताया कि पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है उसकी वजह से इक्विवेलेंट का आंसर कम आता है। अगर आप रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं तो फिर हम सीरीज कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। अब यहाँ पर चूंकि हमारे पास टोटल 50 रेजिस्टेंसेज हैं और हर एक की वैल्यू 1/4 ओहम है, तो हम क्या करेंगे, इन सारे 50 के 50 रेजिस्टेंसेज को पैरेलल में लगा देंगे। और जब एक जैसे रेजिस्टर पैरेलल में लगे हों तो इक्विवेलेंट का आंसर आता है ये फॉर्मूले के मुताबिक। अब हर एक की रेजिस्टेंस है 1/4, टोटल इनकी तादाद है 50। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 50 जब ऊपर जाएगा तो उलट जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास 1/200 यानी बीटा आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज। देखें, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस है, अगर किसी ऑप्शन में कंडक्टेंस भी होता तो वो भी ठीक था, लेकिन उसने सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा होगा चार्ली। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ मेटल्स इंक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। बेटा मेटल की जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ती है और कम करने से कम होती है। बट अगर आप सेमीकंडक्टर्स की बात करें तो उनका टेम्परेचर बढ़ाएं तो रेजिस्टेंस कम होती है और टेम्परेचर कम करने से रेजिस्टेंस बढ़ती है। मतलब है मेटल जो है उनके टेम्परेचर कोएफिशिएंट की वैल्यू पॉजिटिव होती है, इन सेमीकंडक्टर्स के टेम्परेचर कोएफिशिएंट की वैल्यू नेगेटिव होती है। इनमें इज द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। क्वेश्चन नंबर 4 द रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। अभी ये बात करके आया हूं, कंडक्टर या मेटल एक ही बात है। द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, बेटा रेजिस्टिविटी का जो यूनिट है यहाँ पे गलत इसको किया हुआ है, बोल्ड किया हुआ है, बट आप इसको समझ लें कि रेजिस्टिविटी का जो यूनिट है दैट इज, अभी मैं जाता हूं इस तरफ जी, रेजिस्टिविटी का जो यूनिट है दैट इज ऑप्शन डी। सॉरी 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 सॉरी, ये मैं गलत बात रह गया, तो मैं कंडक्टिविटी की बात करने लग गया हूं, लेकिन रेजिस्टिविटी का यूनिट अल्फा ही है, ओहम मीटर। ठीक है जी। अगर कंडक्टिविटी का पूछा जाता तो फिर आंसर डेल्टा था। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर केल्विन राइज इन टेम्परेचर इज टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अगर आप इसको देख सकें, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो है इसका ये फॉर्मूला होता है। ये जो रेशियो है इसे हम कह सकते हैं फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस, और नीचे ये जो है ये आपको टेम्परेचर नजर आ रहा है, फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर केल्विन राइज ऑफ टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ अ मीटर क्यूब। बेटा ये रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन है। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल इज स्मॉल देन इट इज पुअर कंडक्टर। सिंपल सी बात है ये तो। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है विच वन इज द बेस्ट कंडक्टर, सिल्वर। ये जो है ये अगर आप टेक्स्ट बुक में टेबल नंबर 13.1 देखेंगे तो वहां आपको ये मिल जाएगा कि सबसे ज्यादा जो बेस्ट कंडक्टर है दैट इज सिल्वर। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ
रेजिस्टेंस ऑफ जर्मेनियम इज नेगेटिव। ये अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता के आया हूँ, जर्मेनियम जो है ये असल में सेमीकंडक्टर फैमिली का हिस्सा है, और हम जानते हैं कि सेमीकंडक्टर जो है उनके टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ाएं तो रेजिस्टेंस कम होती है, टेम्परेचर कम करें तो रेजिस्टेंस बढ़ती है। इसका मतलब ये हुआ कि उसके टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू नेगेटिव है। रेजिस्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी। 12 में कह रहे हैं जी, a copper wire having resistivity rho is stretched in such a way that its diameter becomes half that of original. The resistivity, देखें पहले भी यही बात आई है कि आप लेंथ एरिया वगैरह को जितना मर्जी चेंज कर दें, रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी, क्योंकि रेजिस्टिविटी जो है वो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है, और दूसरा किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे। तो resistivity would be same. The substance having negative temperature coefficient is कार्बन। बेटा ये जो कार्बन है ये भी ग्रुप 4 का मेंबर है, इसे भी आप सेमीकंडक्टर फैमिली का पार्ट कह सकते हैं। और इसमें टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 39 टेबल नंबर 13.1 जो है ये रेफरेंस के तौर पे आप देख लें। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है रेजिस्टिविटी एट अ गिवन टेम्परेचर डिपेंड्स अपॉन इट्स नेचर ऑफ मटेरियल। यानी वो कह रहा है कि अगर टेम्परेचर सेम है तो फिर वो किस पे डिपेंड करेगा, आप कहेंगे नेचर पे। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल डिपेंड्स अपॉन, अब देखें लेंथ या एरिया पे तो डिपेंड नहीं करती, तो गिवन ऑप्शंस के मुताबिक टेम्परेचर बेस्ट ऑप्शन है। MHO मो पर मीटर इज द यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। बेटा अगर आप रेजिस्टिविटी की बात करें तो उसका यूनिट ये होता है, लेकिन अगर आप रेसिप्रोकल ले लें तो वो बन जाता है कंडक्टिविटी का यूनिट। ये बन गया ओहम इनवर्स, मीटर इनवर्स, और ओहम इनवर्स को आप मो भी कह सकते हैं। तो इस तरह से आपका आंसर कंडक्टिविटी। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी इज मेजर्ड इन पर केल्विन। अगर आप उसका यूनिट उसका फॉर्मूला देखें तो ऊपर और नीचे रेजिस्टेंस के यूनिट कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ नीचे टेम्परेचर का यूनिट बच जाएगा। थर्मिस्टर इज अ हीट सेंसिटिव रेजिस्टर, ये बुक में लिखा हुआ है। थर्मिस्टर इज अ थर्मली सेंसिटिव रेजिस्टेंस, एक ही बात है। हीट सेंसिटिव रेजिस्टर आर कॉल्ड थर्मिस्टर, यानी सेम चीज है, बस उसने क्या किया है, उसने सिर्फ अल्फाज चेंज किए हैं, बात वही है। तो बेटा ये था आपके इस पोर्शन के सारे एमसीक्यूज। ठीक है जी। मुझे यकीन है कि इसमें अब कोई प्रॉब्लम बाकी नहीं रहेगी, लेकिन अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन बाकी रहे तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। हमेशा की तरह अपना ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। पंखा मेरा बंद हो गया है, पसीना मुझे बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो इसलिए अब मैं ज़रा फ़ैन ऑन करता हूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।